आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाली हूँ वो कोई इंटरनेट से नहीं ली गई है और ना ही ये किसी और की कहानी है। ये मेरी खुद की कहानी है। एक ऐसा एक्सपीरियंस जो मेरे साथ तब हुआ था जब मैं सिर्फ 14 साल की थी। और उस रात के बाद मैंने एक चीज समझ ली कि कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ हर चीज लॉजिक से एक्सप्लेन नहीं करा जा सकता। कभी कभी कुछ चीजें वहाँ पहले से ही होती है और हम बस गलती से उसके सामने आ जाते हैं। और वही जगह जहाँ पे मैंने अपनी जिंदगी का सबसे डरावना मोमेंट देखा। मई का महीना था, वो वाली गर्मी जहाँ शहर में एसी से निकलने का मन नहीं करेगा। लेकिन उस वक्त हमारा पूरा परिवार बिहार के पटना के पास एक छोटा सा गांव खजुराहो गया हुआ था। मेरी नानी का देहांत हुआ था और हम सब वहाँ 13वीं के लिए इकट्ठा हुए थे। प्लान ये था कि हम वहाँ 14 से 15 दिन रुकने वाले थे, क्योंकि उस वक्त सारी रस्में एक दिन में नहीं होती। मैं दिल्ली में रहती थी, इसलिए गाँव का माहौल मेरे लिए थोड़ा डिफरेंट था। जब मैंने पहली बार नानी के घर के अंदर गई और अंदर कदम रखा तो मुझे पहली बार एक अजीब सी फीलिंग आई। उस वक्त मेरे को लगा शायद माहौल की वजह से ऐसा फील हो रहा है। घर में शोक का माहौल था, हर तरफ रिश्तेदार आए हुए थे। कोई धीरे धीरे बात कर रहा था, कोई चुपचाप बैठा हुआ था, कोई रो रहा था और गर्मी इतनी थी कि हवा भी गर्म लग रही थी। लेकिन उस सब के बीच मुझे तब भी लग रहा था कि घर की हवा थोड़ी सी हैवी है। उस वक्त मैं मात्र 14 साल की थी, तो मैंने उस फीलिंग को इग्नोर करा। मुझे लगा शायद ये सब इसलिए लग रहा है क्योंकि घर में उदासी का माहौल है। फिर मैंने घर को ध्यान से देखना शुरू किया। वो कोई नॉर्मल घर नहीं था, वो एक पुरानी कोठी जैसा घर था। अंदर घुसते ही एक लंबा सा वरांदा था। उस वरांदे की दीवार पर पुरानी पेंट की परत जगह जगह से उतर चुकी थी। उसके बाद एक बड़ा सा आंगन, इतना बड़ा कि उसमें आराम से 2 कमरे बन सकते हैं। आंगन के बिल्कुल बीच में एक पुराना कुआं बना हुआ था। उस कुएं के किनारे की सीमेंट घिस चुकी थी और उसके पास की मिट्टी सालों से इस्तेमाल होने की वजह से बिल्कुल स्मूथ हो चुकी थी। आंगन से बाहर निकलते ही सीधा गांव की सड़क आ जाती थी। घर में बहुत सारे कमरे थे। माँ ने बताया था कि एक टाइम पे यहाँ पे 40 से ज्यादा लोग एक साथ रहते थे, इसलिए घर का स्ट्रक्चर भी वैसे ही बना हुआ था। किचन अलग बना हुआ था और वहाँ पे गैस नहीं थी। खाने के लिए लकड़ी और आग वाले गैस पर कुकिंग होती थी। उस किचन की छत पूरी काली हुई पड़ी थी, जैसे सालों का धुआं वहीं चिपक कर रह गया हो। माँ ने बताया एक टाइम पे वहाँ रोज 40 लोग के लिए एक साथ खाना बनता था, इसलिए किचन की दीवारें भी धुएं की स्मेल से भरी हुई लग रही थी। बिजली का सिस्टम भी वहाँ काफी ज्यादा लिमिटेड था। दिन में सिर्फ 1 घंटे के लिए लाइट आती थी, बाकी वक्त घर या तो अंधेरे में रहता था या लैंटर्न की रोशनी में। उस टाइम घर पे बहुत सारे रिश्तेदार थे। कोई रस्मों की तैयारी कर रहा था, कोई चुपचाप बैठा था, कोई अचानक से रो पड़ता, कभी कोई बाहर जाके आंगन में अकेला खड़ा हो जाता। मैं बच्ची थी, इसलिए मुझे उस वक्त समझ नहीं आ रहा था कि घर का माहौल इतना अजीब क्यों लग रहा है। लेकिन आज जब मैं उस दिन को याद करती हूँ तो लगता है शायद उस घर में सिर्फ हम लोग ही नहीं थे, शायद कुछ और भी वहाँ था। दोपहर का टाइम था। बिहार की गर्मी वैसे ही काफी अलग होती है और उस दिन तो जैसे हवा भी रुक सी गई हो। घर के आंगन की मिट्टी से गर्मी भी ऊपर उठ रही थी और छत पर बैठी धूप सीधा वरांदे पर आ रही थी। घर के अंदर इतने सारे लोग थे कि हर कमरे से अलग अलग आवाजें आ रही थी। कोई लोग धीरे धीरे बात कर रहे थे, कोई रस्मों की तैयारी कर रहा था, कहीं कोई चुपचाप बैठा था और कभी कभी किसी कमरे से रोने तक की भी आवाज आती थी। मैं और मेरे कजिन्स उस सब के बीच काफी ज्यादा बोर हो रहे थे। हम सब बच्चे थे और 14-15 दिन के लिए हम सबको इकट्ठा रहना था। ना टीवी ना मोबाइल, बस घर, आंगन और गांव। तो मैंने अचानक बोला चलो मैगी बनाते हैं। मैं दिल्ली से काफी सारा स्नैक्स का सामान लेकर आई थी। उसमें मैगी के भी पैकेट्स थे और उस वक्त गांव में मैगी बनाना हमारे लिए कोई ट्रीट से कम नहीं था। मेरी मामी किचन में थी तो मैंने उनसे बोला मामी मैगी बना देते हैं ना। वो मुस्कुराई और बोली गैस तो नहीं है, चूल्हे पे बनानी पड़ेगी। किचन घर के एक कोने में था, वहाँ पे एक बड़ा सा मिट्टी का चूल्हा बना हुआ था। मामी ने लकड़ी के टुकड़े चूल्हे में डाले और उन्हें जलाया। लकड़ी जलते ही धुआं धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। किचन की छत पहले काफी काली हुई पड़ी थी और जब नया धुआं उसमें मिला तो पूरी जगह एक अलग सी स्मेल से भर गई। मामी ने एक पुरानी एल्यूमिनियम की कढ़ाई चूल्हे पर रखी। हम सारे कजिन्स उस वक्त चूल्हे के आसपास घूम रहे थे। हम सब चूल्हे को झुककर देख रहे थे कि मैगी कब बनेगी। कोई स्पून पकड़ने की कोशिश कर रहा था, कोई स्मेल एंजॉय कर रहा था। उस वक्त हम सबको लग रहा था कि जैसे दुनिया का सबसे टेस्टी खाना हम सबको मिलने वाला है। थोड़ी देर बाद मामी ने मैगी बोल में डाल दी और वहीं से बचपन की सिचुएशन शुरू हो गई। किसी को लगा उनको कम मिला है, किसी को लगा दूसरे को ज्यादा मिला है। ऐसी ही छोटी छोटी बातों पर हम कजिन्स के बीच बहस शुरू हो गई और पता नहीं कैसे इन्हीं सब के बीच मेरे और मेरे भाई का झगड़ा हो गया। वो मुझे चिढ़ाने लगा और मैं वैसे ही गर्मी और मूड की वजह से इरिटेटेड थी। बस फिर क्या हुआ, हम दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। मुझे गुस्सा भी आ गया और आंखों में आंसू भी आ गए और बिना कुछ सोचे मैं वहां से भाग गई। किचन से बाहर निकली और सीधे सीढ़ियों की तरफ भागी। उस वक्त मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रही थी कि मुझे इन सबसे दूर जाना है। मैं रोती
हुई जल्दी जल्दी सीढ़ियां उतरने लगी और मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि कुछ ही मिनट बाद मैं उस घर के आंगन में एक ऐसी चीज देखने वाली हूँ जो आज तक मेरी जिंदगी का सबसे डरावना मोमेंट है। उस वक्त शाम हो चुकी थी। एग्जैक्ट टाइम मुझे आज भी याद नहीं, शायद 6 या 7 बजे के आसपास। लेकिन गांव की शाम शहर की शाम से बिल्कुल अलग होती है। शहर में शाम का मतलब होता है स्ट्रीट लाइट जलना, लोग की आवाज, गाड़ियों की रोशनी। लेकिन गांव में शाम का मतलब होता है अंधेरा धीरे धीरे जमीन पर उतरता है। और उस घर में तो वैसे भी लाइट का सिस्टम बहुत ही ज्यादा लिमिटेड था। सीढ़ियों पर कोई बल्ब नहीं था। जब मैं गुस्से और आंसुओं के साथ सीढ़ियों की तरफ भागी, बस मुझे इतना याद है कि सीढ़ियां अंधेरे में डूबा हुआ था। मैं रोती हुई जल्दी जल्दी नीचे उतर रही थी, कभी हाथ से दीवार पकड़कर, कभी अंदाजे से स्टेप ढूंढकर। उस वक्त ना मुझे अंधेरे का ख्याल था, ना इस बात का कि शाम के बाद बाहर जाना मना था। मुझे बस वहां से दूर जाना था। सीढ़ियां उतरकर मैं सीधे आंगन की तरफ निकल गई। आंगन में पहुंचते ही मुझे रियलाइज हुआ कि वहां पे बिल्कुल सन्नाटा है। बीच में कुआं खड़ा था, उसके आसपास की मिट्टी बिल्कुल ठंडी ठंडी लग रही थी और चारों तरफ अंधेरा। गाँव का अंधेरा बिल्कुल अलग होता है। वो पिच ब्लैक नहीं होता, लेकिन इतना होता है चीजें बस शैडो जैसी दिखती हैं। मैं रोती हुई वहाँ थोड़ी देर तक खड़ी रही और तभी मुझे एक आवाज सुनाई दी। पहले तो मुझे लगा शायद मुझे गलत लग रहा है, लेकिन फिर आवाज दोबारा आई। गेट के पास वरांदा के थोड़ा बाहर एक पुरानी सी चौकी पड़ी हुई थी और उस चौकी से बजाने की आवाज आ रही थी। पहले आवाज बिल्कुल हल्की थी, जैसे कोई धीरे धीरे अपनी उंगलियों से बीट बजा रहा हो। मैं उस डायरेक्शन में देखने लगी, पर वहाँ कोई नहीं था, ना वरांदे में ना गेट के पास। लेकिन फिर भी आवाज क्लियरली सुनाई दे रही थी। फिर धीरे धीरे वो आवाज तेज होने लगी, जैसे अब कोई जोर से चौकी पर हाथ मार रहा हो। उस वक्त मुझे पहली बार अंदर से एक अजीब सा डर महसूस हुआ। मेरा दिल इतनी तेज धड़कने लगा कि मुझे खुद उसकी आवाज आ रही थी। मेरे हाथ ठंडे हो गए और एक अजीब सी बात हुई। हवा अचानक भारी लगने लगी, जैसे हवा चल ही नहीं रही, जैसे पूरा आंगन एकदम स्टैग्नेंट हो गया हो। मैं वहीं खड़ी रह गई, बिल्कुल फ्रीज। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं भागूं, चिल्लाऊं या फिर वहीं खड़ी रहूं। और फिर एकदम से आवाज बंद हो गई, बिल्कुल 1 सेकंड में, जैसे अचानक से किसी ने चौकी को छूना बंद कर दिया हो। पूरा आंगन 1 सेकंड के लिए बिल्कुल साइलेंट हो गया। ना हवा की आवाज, ना चलने की, सिर्फ सन्नाटा। एंड उस सन्नाटे में मेरी नजर सीधा गेट के पास गई। कोई खड़ा था, एक लंबी सी ब्लैक शैडो। उसका फेस नहीं दिख रहा था, सिर्फ एक सिलुएट, जैसे कोई आदमी खड़ा हो, लेकिन अंधेरे में उसके फीचर्स खो गए थे। वो बिल्कुल स्टिल था, हिल भी नहीं रहा था, सिर्फ खड़ा था। और सबसे अजीब बात, उसकी हाइट एक नॉर्मल इंसान जैसी नहीं लग रही थी, वो काफी ज्यादा लंबा लग रहा था। उसके और मेरे बीच सिर्फ 7 सीढ़ियों का फासला था। मैं उसे क्लियरली देख पा रही थी। एंड उसी पल मेरे दिमाग में एक ही थॉट आया कि मैं अकेली नहीं हूँ। लेकिन उस फीलिंग में सिर्फ एक प्रेजेंस नहीं थी, जैसे वहाँ 2 चीजें हो, एक गेट पर और एक चौकी पर, जो मुझे दिख नहीं रही थी लेकिन वहाँ पे थी। उस पल मेरा डर एकदम पीक पर था और मुझे पता था अगर मैं 1 सेकंड वहाँ रुकी तो शायद मैं भाग भी नहीं पाऊंगी। उस पल मेरी हालत बिल्कुल खराब हो चुकी थी। मुझे लग रहा था मेरा दिल इतनी तेज धड़क रहा है कि उसकी आवाज पूरे आंगन में सुनाई दे रही होगी। मेरी आंखें उस गेट पर खड़ी शैडो पर टिकी हुई थी। वो अभी भी बिल्कुल स्टिल खड़ी थी, ना वो आगे बढ़ रही थी ना पीछे हो रही थी, बस खड़ी थी। और मुझे पता है वो मुझे देख रही थी। और उस वक्त मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही थॉट चल रहा था, अगर मैंने आवाज निकाली तो वो मुझे पकड़ लेगा। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं उस जगह फंसी हुई हूँ, ना मैं आगे जा सकती थी ना पीछे। फिर मैंने 1 सेकंड के लिए अपनी नजर थोड़ी साइड की और तब मुझे रियलाइज हुआ कि भागने का सिर्फ एक ही रास्ता है, घर के अंदर सीढ़ियों की तरफ। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उस शैडो और मेरे बीच 7 सीढ़ियों का फासला था। अगर मैं भागती तो मुझे उसके सामने से भागना पड़ता। और उस मोमेंट में मेरे दिमाग में एक डर आया, अगर वो मेरे पीछे भाग गया तो, अगर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया तो। उस वक्त मैं लिटरली फ्रीज हो चुकी थी। मुझे लग रहा था मेरे पैर हिल ही नहीं रहे। लेकिन पता नहीं फिर अचानक से कहां से इतनी हिम्मत आई, जैसे बॉडी ने अब खुद डिसाइड कर लिया हो कि अब भागना ही पड़ेगा। मैंने 1 सेकंड के लिए अपनी सारी हिम्मत जोड़ी और बिना पीछे देखे मैं स्पीड से भाग पड़ी सीधा सीढ़ियों की तरफ। मुझे याद है कि मैं इतनी तेज भाग रही थी कि मैं 2 स्टेप एक ही बार में ले रही थी। उस वक्त मैं पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं कर पाई। मुझे बस ये डर था कि अगर मैंने पीछे देखा तो वो शायद मेरे बिल्कुल पीछे खड़ा हो। मैं सीधा बरामदा क्रॉस करके घर के अंदर दौड़ी और जाके सीधा अपनी माँ से चिपक गई। मेरी सांस फूली हुई थी, मेरे हाथ ठंडे हुए थे और मैं इतनी ज्यादा डर चुकी थी कि कुछ सेकंड तक मैं बोल ही नहीं पा रही थी। मम्मा बार बार पूछ रही थी कि क्या हुआ, क्यों रो रही है, लेकिन मैं बस उन्हें जोर से पकड़ कर खड़ी थी। उस रात के बाद मैंने कभी भी उस आंगन में अकेले पैर नहीं रखा और उस ट्रिप का वो मेरा आखिरी दिन था। अगले दिन हम दिल्ली वापस आ गए, लेकिन उस रात का वो मोमेंट, उस चौकी की आवाज और
गेट पर खड़ी वो शैडो आज भी मेरी मेमोरी में वैसे ही बिल्कुल जिंदा है जैसे वो सब कल ही हुआ हो। उस रात के बाद घर के अंदर सब नॉर्मल हो गया था, लेकिन मेरे अंदर कुछ भी नॉर्मल नहीं था। जब मैं माँ से चिपक कर खड़ी थी तो उन्होंने मुझे पानी पिलाया, बार बार मुझे पूछ रही थी कि क्या हुआ है, लेकिन उस वक्त मैं इतनी घबरा चुकी थी कि मैंने प्रॉपरली उनको कुछ बताया ही नहीं। रात धीरे धीरे गुजर गई, लोग अपने कमरों में जाके सो गए, लेकिन मुझे उस रात बिल्कुल भी नींद नहीं आई। जैसे ही आंखें बंद करती मेरे दिमाग में वही सीन वापस आ जाता, आंगन का अंधेरा, चौकी की आवाज और वो ब्लैक शैडो। मुझे लग रहा था अगर मैं फिर से आंख खोलूं तो शायद वो मुझे खड़ी मिलेगी। मैं पूरी रात भर बिस्तर पर लेटी रही, छत को देखती रही। मुझे एक और अजीब चीज फील हुई, ऐसा लग रहा था कि घर के बाहर अभी भी वैसा ही हैवी प्रेजेंस हो, जैसे अब भी कोई आसपास खड़ा हो। उस रात के बाद मैं कभी भी उस आंगन में अकेली नहीं गई, दिन के वक्त भी नहीं। और जब भी अगर मुझे किसी काम से आंगन को क्रॉस करना पड़ता तो मैं साथ किसी को ले जाती। और अगले ही दिन हमें दिल्ली वापस जाना था, उस गांव में मेरा लास्ट दिन था। उसके बाद मैं कभी उस घर में वापस नहीं गई। दिल्ली आने के बाद एक दिन मैंने पूरा इंसिडेंट अपनी माँ को बताया। मुझे लगा वो शॉक हो जाएंगी या शायद वो कहेंगे कि मुझे शायद गलत लगा होगा, लेकिन उनका रिएक्शन काफी अनएक्सपेक्टेड था। वो कुछ सेकंड्स तो चुप रही, लेकिन बस उन्होंने ये कहा, तुम अकेली नहीं हो। मैंने पूछा मतलब? तो उन्होंने बताया कि उस घर में पहले बहुत सारे लोग रहते थे, जॉइंट फैमिली। एक वक्त पर 40 लोग वहाँ पे रहा करते थे और इतने सालों में वहाँ बहुत सारी मौतें हुई हैं, नेचुरल डेथ्स, बुजुर्ग लोग, कुछ लोग बीमारी से। माँ ने कहा गांव में कई लोगों ने कभी ना कभी वहाँ कुछ प्रेजेंस फील की है। किसी ने आवाजें सुनी, किसी ने शैडोज देखी, किसी को लगा जैसे उन्हें कोई देख रहा हो। और तब उन्होंने मुझे एक और बात बोली जो मुझे आज तक याद है। उन्होंने कहा वो हार्मफुल नहीं होती, लेकिन उन्हें कभी चैलेंज नहीं करना चाहिए, उन्हें गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए, बस इग्नोर करो। उस वक्त मैं छोटी थी इसलिए ज्यादा मैंने क्वेश्चन नहीं किया, लेकिन आज जब मैं उस रात के बारे में सोचती हूँ तो मुझे रियलाइज होता है कि शायद मैं किसी एक ऐसी चीज के सामने आ गई थी जो वहाँ पे पहले से ही थी। आज भी जब मैं उस रात को याद करती हूँ तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल आता है कि गेट पे खड़ी वो शैडो फिगर क्या थी, कोई शैडो इल्यूजन या फिर कुछ ऐसा जो उस जगह से कभी गई ही नहीं। कुछ लोग कहेंगे ये इमेजिनेशन था, कुछ कहेंगे साइकोलॉजिकल मूवमेंट था, लेकिन जब आप एक 14 साल की एज में एक अंधेरे में ऐसे मूवमेंट का सामना करते हो तो वो मेमोरी आपके दिमाग से कभी नहीं जाती। और शायद इसलिए आज तक मैं उस घर में आज तक कदम नहीं रख पाई। अब मुझे आपसे एक सवाल पूछना है, अगर आप मेरी जगह होते और अगर आपके सामने ऐसा कुछ होता तो आप क्या करते? और क्या आप बिलीव करते हो कि कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ कुछ प्रेजेंस रह जाती हैं? कमेंट में जरूर बताना, मैं हर कमेंट पढ़ती हूँ। और अगर आपके पास भी कोई रियल पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस है जो आप शेयर करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए मेल ID पे आप मेरे को सेंड कर सकते हो सकता है अगली कहानी आपकी हो।